Dear students, once again, welcome back to the Western International School. Now, we will start with the harmful effect of microorganisms. So, students, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था, okay, useful. Now we will discuss about harmful. So, students, see, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत हार्मफुल है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. बहुत से तरीके से ये हमें हार्मफुल है. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. कहाँ पे, ह्यूमन बीइंग, प्लांट एज वेल एज एनिमल. ओके, तो स्टूडेंट ये जब डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, ओके, सो स्टूडेंट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेंस. क्लियर. अब तो स्टूडेंट जब कोई भी बीमार पड़ता है तो वो कैसे पड़ता है, कुछ गलत खाने से. ओके, स्पॉइल्ड फूड, क्लोथ, अनलेदर. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, ओके, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस एंटर हो जाते हैं, ओके, देन वी विल बिकम सिक. तब हम बीमार पड़ जाते हैं. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग. तो स्टूडेंट कौन कौन से डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है. नाउ पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी पैथोजेंस से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होते हैं. तो स्टूडेंट्स, जब हम सांस लेते हैं, ओके, जब हम पानी पीते हैं, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो ये टाइम पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं. क्लियर. और ना एक और कंडीशन है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में है जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज़ या तो कोई ना कोई बीमारी है, ओके, सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें भी वो डिजीज़ हो सकती है. क्लियर. सो मीन्स इफ़ एनी पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, ओके, सो इफ़ एनी पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, सो क्या होगा, हमें वो डिजीज़ हो सकती है. क्लियर. नाउ सो द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन कौन सी डिजीज़ है जो कि हमें हो सकती है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ पैथोजेंस के बारे में जो कि डिजीज़ को फैलाते हैं. क्लियर. नाउ सो सबसे पहला यहाँ पे मैंने बात कर ली, डिजीज़ कैन बी ओके विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. सो स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इफ़ एनी डिजीज़ कैन बी स्प्रेड बाय द फिजिकल कॉन्टेक्ट्स. Okay, when the disease can be spread by the physical contact with an infected person. अगर कोई भी बीमारी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को बीमार अगर करती है तो हम वो डिजीज़ को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़. क्लियर. सो ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़. क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट, एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज़ थी, उससे क्या हो रहा है, उससे एक हेल्दी पर्सन को क्या हो गया, ओके, डिजीज़ हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कौन कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल है. फॉर एग्जांपल कॉलेरा, दैन कॉमन कोल्ड, दैन चिकन पॉक्स, दैन ट्यूबरक्लोसिस. तो स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज़ है ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है. मतलब अगर किसी भी एक पर्सन को ये डिजीज़ है तो वो किसी और पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है. समझ में आ गया. मतलब द डिजीज़ विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. क्लियर. नाउ सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नीज, फाइन ड्रॉप्स. सो स्टूडेंट सी, अब ये डिजीज़ कैसे होती है. सो जब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो स्नीजिंग करता है तो होगा क्या, सम फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर, ओके, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी वायरस प्रेजेंट थे वो कहाँ पे आएंगे, वो एटमोसफेयर में आएंगे. और एटमोसफेयर में क्या अवेलेबल है, एयर.
सो स्टूडेंट्स जब हम वहाँ पे ओके जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो क्या होगा, एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो जो एयर हमारी बॉडी के अंदर आएगा ओके तो उसके हेल्प से क्या होगा ओके कुछ वायरस या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीथिंग। सो उससे क्या होगा, उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। क्लियर? सो समझ में आ गया आपको? चलो नाउ वेरी गुड, सी वन मोर पार्ट। These are some insect and animals which act as carrier. See, so students यहाँ पे कुछ इंसेक्ट है, कुछ एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, ये डिजीज़ को वन पर्सन टू अनदर कैरी करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल ओके द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज। सी अभी जो स्टूडेंट ये जो फ्लाइज है जो यहाँ वहाँ ओके फ्लाई करती हैं, तो ये डिजीज़ कैसे फैलाती हैं? सी सबसे पहले ये कहा जाएगी ये किसी गार्बेज पे ओके किसी कचरे पे क्या होगी जाके बैठेगी, सो वहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से वो यहाँ वहाँ घूमते घूमते क्या होगी ओके हमारे घर के अंदर आएगी, कुछ फूड होगा या जो भी होगा ओके वो क्या करेगी उसको स्पॉइल करेगी। और स्टूडेंट्स और जब उसी फूड को हम यूज़ करेंगे तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं। क्लियर? सो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा मम्मी आपको हमेशा बोलती है कि जो भी खाना है हमें उसको क्या करना चाहिए, खाना हमेशा हमें कवर करके रखना चाहिए। क्लियर? सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। खाने को हमें हमेशा कवर करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मॉस्किटोज है या तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वन प्लेस टू अनदर यहाँ वहाँ ट्रैवल कंटिन्यूसली करते रहते हैं। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, आपने जैसे कि एक डिजीज़ है जो कि आपने सुना हुआ है मलेरिया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये जो मलेरिया है वो कैसे होता है, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये जो मच्छर है ओके मॉस्किटो वी कैन से ओके तो आफ्टर द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, सो मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ ओके डेंगू। सो स्टूडेंट्स ये जो डेंगू है तो डेंगू भी कैसे होता है, सेम एज इट इज़ ओके मच्छर के काटने से ही होता है। कौन से मच्छर के? तो ये होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। और मलेरिया कैसे होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। क्लियर? सो ये कुछ ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिसके काटने से ये डिजीज़ हमें हो सकती है। ओके डेंगू के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो सी दिस इज़ ओके ये क्या है, ये है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके सो इसके काटने से क्या हो सकता है, सो इसके काटने से हो सकता है मलेरिया। क्लियर? चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सो ऑल मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर। सी स्टूडेंट्स अब ना द क्वेश्चन कि जो मच्छर के काटने से हमें ओके डिफरेंट डिजीज हो सकती है। सो ना द क्वेश्चन इज़ कि ये जो मॉस्किटोज है इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। सो सारे के सारे जो मच्छर होते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पानी के अंदर। क्लियर? प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, पानी के अंदर। ओके मीन्स जहाँ पे भी पानी भरा होता है ओके टायर सराउंडिंग कूलर फ्लावर पॉट जहाँ पे पानी भरा होगा वहाँ पे ओके ये जो मॉस्किटोज है यहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है। सो क्लियर? सो स्टूडेंट्स सो हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओके सबसे पहला काम हमें हमारे सराउंडिंग में पानी को स्टोर बिल्कुल भी नहीं होने देना है। क्लियर? हमें हमारे सराउंडिंग में पानी को बिल्कुल भी स्टोर नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि अगर पानी एक बार जमा हो जाएगा तो उसमें मॉस्किटो स्प्रेड होंगे, तो उसके बाइटिंग से हमें डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। क्लियर? तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखो ये कुछ ओके हमें दिया हुआ कि कौन कौन से डिजीज़ कौन कौन फैला सकता है और कैसे फैला सकता है। तो सी सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस कौन फैलाता है, बैक्टीरिया। अब ये कैसे फैला सकता है, ओके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ये डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो विद द हेल्प ऑफ एयर ओके हवा की वजह से। क्लियर ना? तो नेक्स्ट देखो ओके मैस्लीज, देन चिकन पॉक्स, देन पोलियो, देन कॉलेरा, देन टाइफॉइड। तो स्टूडेंट्स कॉलेरा एंड टाइफॉइड ये कैसे होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये डिजीज़ कैसे फैल सकती है, फ्रॉम ओके विद द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर। सो अगर ओके फॉर एग्जांपल कोई भी गंदा पानी है ओके पानी क्या है स्पॉइल हो गया, गंदा हो गया। सो अगर आप उसको यूज़ करते हो
तो इट माइट बी पॉसिबल दैट ओके कि वो डिजीज़ हमें हो सकती है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention. So students यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे ओके कि कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कि इंसान में ओके ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं, वो कैसे फैलते हैं और हम ओके कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके प्रिवेंट मतलब हम ओके कि मतलब वो डिजीज़ किसी को ना हो, प्रिवेंशन। ओके नाउ सो फर्स्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। सो several microorganisms not only cause disease in human and plant but also so students बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ को स्प्रेड तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ ये और भी ओके जगह पे डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। कहाँ पे? एनिमल के अंदर। ओके तो एनिमल में भी डिजीज़ हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है और ह्यूमन बींग में भी हो सकती है, बराबर। सो ये कुछ डिजीज़ है स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट एनिमल्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। अब स्टूडेंट जैसे देखो ये क्या है, एंथ्रैक्स, ये क्या एक डिजीज़ है जो कि किसके अंदर हो सकती है? डेंजरस। ओके इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। ये ह्यूमन बीइंग को भी हो सकती है और उसके साथ साथ ये कैटल ओके कोई भी एनिमल को भी ये डिजीज़ हो सकती है। ओके और ये जो डिजीज़ वो फैलाता कौन है? द डिजीज़ इज स्प्रेड बाय ओके कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। क्लियर? सो बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। क्लियर? नाउ सो नेक्स्ट पार्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की एनिमल की, अब हम बात करेंगे प्लांट की। तो प्लांट के अंदर भी बहुत सी डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ओके जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट अवेलेबल हैं वहाँ पे ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ ओके जितने भी प्लांट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट लाइफ। कौन कौन से प्लांट में डिजीज़ हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर प्लांट। ये सारे ओके प्लांट में स्टूडेंट डिजीज़ हो सकती है। और स्टूडेंट अगर ये डिजीज़ होती है प्लांट को तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि प्लांट के अंदर जो प्रोडक्शन ओके था वो क्या हो जाएगा? वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? प्लांट के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ओके दिस डिजीज़ कैन बी स्टॉप्ड। ओके दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल। हम ये डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि आप देखो ये आपको एक ओके पिक्चर दिया हुआ सम कॉमन प्लांट डिजीज़। ओके कौन कौन से प्लांट के अंदर कौन से डिजीज़ हो सकती है। क्लियर? सो प्लांट डिजीज़, तो प्लांट डिजीज़ कौन सी है? किक्टरस। ओके ये कौन फैला सकता है? बैक्टीरिया। और ये कैसे फैल सकता है? हवा की वजह से। क्लियर? ओके देन सेकंड क्या है? सेकंड है रस्ट ऑफ वीट। तो ये कैसे हो सकता है? फंगी की वजह से। और कैसे फैल सकता है? हवा की वजह से और सीड्स की वजह से। क्लियर? सो एक और ये दिखा, देखो क्या है? येलो वेन। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है वायरस की वजह से। और ये कैसे फैल सकता है? फ्रॉम इंसेक्ट। ओके चलो नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स अगर ये सारी डिजीज़ को हमें कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज़ सम ओके केमिकल्स। क्लियर? हम क्या कर सकते हैं? कुछ केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। सो ओके Buju was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting and had to be taken to hospital. The doctor said that this conditions could be due to food poisoning. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है फूड पॉइजनिंग का। सो फूड पॉइजनिंग का पॉइंट देखो क्या होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि यहाँ पे ओके जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा, आप भी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में या कहीं पे भी जाते हो, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओके एक पर्सन है जिसका नाम है ओके बुजू, वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था, वहाँ पे उसने काफ़ी कुछ खाया और उससे क्या हुआ, उससे उसको एक
प्रॉब्लम हो गई, ओके, जिससे कि उसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो देन उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने उसको ओके हॉस्पिटल ओके ले गए। तो डॉक्टर ने क्या बोला, ओके ये क्यों हो सकता है दैट ओके ये जो वॉमिटिंग हो रही है वो क्यों हो सकती है, वो हो सकती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। सो स्टूडेंट्स समझ में आ गया ना आपको फूड पॉइजनिंग। सो अब मैं आपको बता दूँ फूड पॉइजनिंग होता क्या है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. So students, फूड पॉइजनिंग कब होता है, अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को स्पॉइल किया है, अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को स्पॉइल किया और अगर वो फूड आप यूज़ करते हो, ओके मीन्स यूज़ करना मतलब अगर आप वो फूड को खाते हो तो आपको वहाँ पर डिजीज़ ओके या तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्लियर, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो भी आपने वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने खाई उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल है, ओके टॉक्सिक सब्सटेंस अवेलेबल था। नाउ हियर द क्वेश्चन, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस। क्लियर, सो पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर अवेलेबल था जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, वो बीमार पड़ गया। क्लियर, सो हमें स्टूडेंट्स देखो जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली हमेशा आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं कि जस्ट कवर द फूड, ओके फूड को कवर करके रखना चाहिए और हमें कोई भी स्पॉइल फूड नहीं खाना चाहिए, ओके जो भी फूड जो कि अच्छी क्वालिटी का है उसी को हमें यूज़ करना चाहिए। क्लियर, नाउ सो हियर द नेक्स्ट पार्ट, ओके 2.5, ओके नाउ द 2.5 इज फूड प्रिजर्वेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, फूड को बचा के रखना। क्या करना, फूड को बचा के रखना। तो स्टूडेंट्स फूड को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर क्या होता है, एक फ्रिज अवेलेबल होता है, ओके समझ में आ गया ना, एक फ्रिज अवेलेबल होता है जिसके अंदर आपने देखा होगा हम काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे ओके रखते हैं, ओके फ्रिज के अंदर। तो ये एक कंडीशन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो बहुत अलग अलग ओके जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई भी फूड स्पॉइल हो जाता है, जब कोई भी फूड स्पॉइल हो जाता है तो उसके अंदर एक बैड स्मेल आती है, बैड स्मेल, और जब आप उसको खाओगे तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। क्लियर, सो स्टूडेंट जब फूड स्पॉइल होता है तो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। क्लियर, सो हमें ऐसी कोई भी चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके एंड स्टूडेंट जब आप ओके उसको यूज़ करोगे ना तो ऑलरेडी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ आप यूज़ करें वो अच्छी नहीं है। क्लियर, देन पहली ब्रॉड सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। ओके सो स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे क्या है, पहली हैज ब्रॉट सम मैंगोज, पहले कुछ मैंगोज लेके आई थी बट शी कुड नॉट ईट, उसने उसको नहीं खाया। बट हुआ क्या, जब वो मैंगो को उसने काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रखे हुए थे तो उससे क्या हुआ कि जो मैंगो थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, बराबर। बट शी नो दैट द मैंगो पिकलर हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी इज़ कन्फ्यूज। अब नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने क्या सोचा कि जब मदर मैंगो मार्केट से परचेज करके लाती है, ओके तो वो स्पॉइल क्यों नहीं होते, ओके तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आप देखोगे तो अब हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कोई भी चीज़ों को क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से उसको ओके प्रिजर्व करके रखना है। ओके प्रिजर्व मतलब हमें वो चीज़ों को जमा करके रखना है। क्लियर, सो जब हम वो चीज़ों को जमा करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो चीज़ें बहुत अच्छे से हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ सो हियर द नेक्स्ट पार्ट इज ओके एंड एक तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया था स्टूडेंट्स, ओके अभी हमने डिस्कस किया कि फूड कैसे ख़राब हो सकता है और हम उसे कैसे बचा के रख सकते हैं। क्लियर, नाउ वी विल यूज़ सम मेथड हाउ द फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड, हम उसको कैसे जमा करके रख सकते हैं। सो नाउ हियर द फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड केमिकल मेथड। सो स्टूडेंट, salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of the microorganisms, therefore they are called preservatives. So students, so normally जो हम कुछ chemicals का use करते हैं, okay, used to
check the growth of the microorganisms, that is called salt and edible oils. Clear? Now, therefore they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. So students, आपने देखा होगा जब हम कुछ पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट को ऐड करते हैं. हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट को ऐड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सॉल्ट को ऐड क्यों करते हैं, तो ऐड करने से बेनिफिट ये होता है स्टूडेंट कि उसके अंदर माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. मतलब वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे. क्लियर? नाउ, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको नाम बताया, इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लियर? दिस आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स. सो स्टूडेंट्स, जब हम कुछ जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो भी जेम्स वगैरह जो जेम्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको भी आपने देखा होगा वो लॉन्ग टाइम तक उसको बचा के रखते हैं. तो स्टूडेंट्स, वो कैसे बचा के रखते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ये कुछ केमिकल्स है, जो केमिकल्स की वजह से वो चीज़ों को बचा के रखते हैं. क्लियर? नाउ, प्रिजर्वेशंस बाय कॉमन सॉल्ट. सो नाउ द प्रिजर्वेशन बाय कॉमन. सो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है, नॉर्मली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए. अब प्रिजर्व मीन्स कौन सी चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है. क्योंकि स्टूडेंट्स, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में बैक्टीरिया का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है. क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. सो आप इसका यूज़ करके स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आंवला, देन रो मैंगो. तो ये कुछ चीज़ें, जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स में आंवला भी अवेलेबल होता है जिसको लोग यूज़ करते हैं फॉर द ईटिंग पर्पज़. सो स्टूडेंट्स, जो आंवला होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी टाइप होता है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का प्रोडक्शन नहीं होता है. अब ना जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर. सो जैम्स, जेलीज, स्क्वेचेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. अब स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको बताया, सो हम ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं बाय शुगर. क्योंकि स्टूडेंट, शुगर से क्या होता है, शुगर वहाँ पे एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिटेड, एक क्या करता है, शुगर रिड्यूस, वहाँ पे क्या करता है, शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है. सो रिड्यूस करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया है वो पॉसिबल नहीं होता है. सो अगर वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा तो जो जेम्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी जैसे थे वैसे ही रहेंगे. स्पॉइल होने का कोई भी चांसेस नहीं होगा. क्लियर? नाउ, सो स्टूडेंट, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, ये एक डिफरेंट मैथड्स है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. सो अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, पहले ऊपर विनेगर मीन्स व्हाट, एसिटिक एसिड. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट, हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो पिकल्स है, सो अगर हमें पिकल्स को लॉन्ग टाइम तक बचा कर रखना है कि जिससे कि वो स्पॉइल ना हो, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ नहीं होगा. तो जिससे क्या होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं वेजिटेबल है, फ्रूट है, फिश है, मीट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. क्लियर? नाउ, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट, जैसे कि आपने देखा होगा हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क. सो आपने स्टूडेंट देखा होगा अब हम
दैट मदर इज़ बॉइलिंग मिल्क, ओके, मम्मी क्या करती है, मिल्क हमें गर्म करके देती है, ओके, या तो ओके वो हमें देती है, अदरवाइज़ वो गर्म करके उसको स्टोर करके रख देती है। सो स्टूडेंट्स, इससे जो बेनिफिट वो क्या होता है, बॉइलिंग किल्स। अगर हम मिल्क को बॉईल करते तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे सब क्या हो जाते, ओके, सब क्या हो जाते हैं, सब मर जाते हैं। क्लियर? सो उससे क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के और संभाल के रख सकते हैं। नाउ समझ में आ गया आपको? ओके, सो क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे कि बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे कोई भी ओके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। क्लियर? वेरी गुड। नाउ pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of the microbes. Okay, so students, यहाँ पे एक process है, that process is called pasteurization. So this is the process, okay, that process was developed by Louis Pasteur. क्लियर? अब इसमें क्या है स्टूडेंट कि जब हम मिल्क को क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, ओके, कब तक हीट करेंगे, फॉर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। अब हम क्या करेंगे उसको, ओके, गर्म करके, ओके, कहीं पे भी चिल करके तो स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होगा, और उससे क्या होगा कि सारी चीज़ों को हम लोग लॉन्ग टाइम तक संभाल के रख सकते हैं, ओके, वहाँ पे ओके कुछ भी चीज़ स्पॉइल नहीं होगी ना। स्टोरेज एंड पैकिंग। सो आपने एक चीज़ और देखी होगी स्टूडेंट्स कि जैसे कि हमारे घर में काफ़ी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। दिस डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील एज। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम जब हम किसी भी चीज़ को मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो पैक करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट। सो ड्राई फ्रूट हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को एक ओके पॉलीथीन में या किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। क्लियर? पैक करके रखते हैं। सो जिससे बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्लियर? सो जिससे क्या, जैसे कि आपने देखा होगा ओके, जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, डी मार्ट है, ओके, तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें क्या होती है, वो ऑलरेडी ओके पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं, ओके, तो जिससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं होगा और वो सारी चीज़ों को हम लोग लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर? नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, you have learned about the bacterium rhizobium in the class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. I recall that rhizobium lives in the root noodles of leguminous plant. So students, अब जैसे कि आपने ऑलरेडी 6th और 7th में पढ़ा होगा ओके बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में। क्लियर? तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे ओके ये जो राइजोबियम है ओके ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के रूट्स पे। ओके, सच एज बीन्स एंड पीस विथ which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. So student, जैसे कि आपने देखा होगा कि during the time of lightning in the sky, okay, the nitrogen gets fixed, okay, और हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो कितना है 78%, और वो क्या है, वो हमेशा फिक्स है। दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर कैन नॉट बी चेंज। क्लियर? बट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स विच कैन यूज दैट ओके नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर ओके टू गिव टू द प्लांट। ओके, प्लांट्स को प्रोवाइड करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? सी, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे आपको ओके ये जो रूट्स में जो आपको छोटे जो राउंड सर्कल में दिख रहा है ये क्या है, ओके नूडल्स, ओके, NOODULES। नाउ
So next part, nitrogen cannot be taken directly by plant and animal. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. So student, जैसे कि आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन जो हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली, बट कुछ बैक्टीरिया अवेलेबल हैं जो कि क्या करते हैं, जो एटमोसफेयर में से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. और अगर ये एक बार कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट है ना, द प्लांट कैन यूटिलाइज, प्लांट उसको यूज़ कर सकता है कहाँ से, फ्रॉम द रूट्स. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसाइसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. प्लांट फीडिंग ऑन प्लांट गेट प्रोटीन एंड अदर. सो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन इज देन यूज बाय सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन. सो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है वो कौन सिंथेसाइज करेगा, प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. एंड जब एनिमल ये प्लांट को यूज़ करेंगे, क्लियर, जब एनिमल ये प्लांट को यूज़ करेंगे तो जो प्रोटीन था वो प्रोटीन डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, एनिमल्स को. क्लियर. नाउ व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो एनिमल ने कंज्यूम किया इन अ डिफरेंट फॉर्म, बट स्टूडेंट्स जब वो एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, सो अगेन विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया, फंगी, दैट नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. सो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं, जो फंगीज हैं, जो कि ऑलरेडी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे उसको. क्लियर. और अगेन वो जो भी चीज़ें उन्होंने कन्वर्ट की वो अगेन वो कहाँ पे चला जाएगा, वो प्लांट के पास. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस. और स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ अदर बैक्टीरिया भी वो क्या करेंगे, वो उसी को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे. और स्टूडेंट वो जो नाइट्रोजन गैस जो कन्वर्ट किया है वो कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा एटमोसफेयर में. तो स्टूडेंट्स अगेन एटमोसफेयर में जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल था, कितना, 78%, वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. चलो, सो क्लियर. सो नाउ दिस इज द साइकिल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सी. सो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है, नाउ सो हियर सी. सो वी कैन स्टार्ट. जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये क्या, ये एक नाइट्रोजन साइकिल है. सो स्टूडेंट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल. सो स्टूडेंट हम ऐसा सपोज करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सी हियर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. सो स्टूडेंट्स एटमोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड बाय सम बैक्टीरिया. सी some bacteria, then again that some bacteria can convert that into nitrogenous compound. और स्टूडेंट वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है वो लास्ट में कहाँ ऐड हो जाएगा, इनटू द सॉइल. और स्टूडेंट्स अगेन तो सॉइल के अंदर वहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ये सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको सीधा नाइट्रोजीनियस गैस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर. सो अगेन ये जो गैस है वो कहाँ पे मिल जाएगा, अगेन वो एटमोसफेयर में पहुँच जाएगा. तो ये एक साइकिल हो गई. बट दैट नाइट्रोजीनियस कन्वर्ट टू, चलो क्लियर, दैट फ्रॉम हियर. So this way then utilized by the plant, then again animal, then when the animal will die then again it will decompose into the soil. So this way
दिस वे द थिंग्स कैन बी डन। सो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट?